अस्सलामुअलैकुम। सलामती की इस दुआ के साथ आज हम डिस्कशन करेंगे यूनिट नंबर 4 की। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक ये टॉपिक नंबर 14 बनता है और इस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। तो एनएमडी कैट बायोलॉजी के यूनिट नंबर 4 पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक यूनिट नंबर 14 रिप्रोडक्शन की डिस्कशन करेंगे। इस पे जो टेस्ट आपको मिला वो आपने सॉल्व कर लिया होगा और आपने सभी आंसर्स को सर्कल कर लिया होगा। तो आइए पहला एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 इज सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज जनरली ऑफ। याद रखिए ये जो सिक्रेटरी फेज के डेज हैं ये कांस्टेंट होते हैं, यानी 14 डेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज की वेरिएशन हो सकती है, लेकिन ये जो सिक्रेटरी फेज है इसके डेज कांस्टेंट यानी 14 होते हैं। आप बताइए सिक्रेटरी फेज से पहले वाली फेज कौन सी होती? हम कह देंगे ओव्यूलेटरी फेज है। तो याद रखिए ओव्यूलेशन के बाद ये जो सिक्रेटरी फेज है ल्यूटियल फेज बोल दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसके डेज कांस्टेंट होते और वो कितने हैं? वो 14। ये सारी बातें बताने की एक वजह है जो कुछ देर में आपको समझ आएगी। तो आंसर इज बीटा यानी 14 डेज। एमसीक्यू नंबर 2 इज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम इज रिलीज्ड एट। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है अगर 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो हम नॉर्मल फिजियोलॉजी जो कि किताब ने 28 डेज की स्पेसिफिकेशन की है, तो आप देखिए 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रही होती है। तो 28 का ये मिड वे बनता है। तो आंसर देख लीजिए बीटा इज द आंसर, मिड वे। एमसीक्यू नंबर 3 है प्रोजेस्टेरोन लेवल इज इंक्रीज्ड इन ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट। मैं कहता हूं आपने अल्फा ऑप्शन देखा गेस्टेशन, बीटा में प्रेगनेंसी को देख लिया, चार्ली ओव्यूलेशन, डेल्टा मेंस्ट्रुएशन। बिलफर्जे गलत अगर आपको पहली 3 एमसीक्यूज और पहली 3 ऑप्शंस के हवाले से शक भी हो तो कोई मसला नहीं। आपको मालूम मेंस्ट्रुएशन होती ही उस वक्त है जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है। तो आंसर इज डेल्टा मेंस्ट्रुएशन। एमसीक्यू नंबर 4 withdrawal of which hormone is the immediate cause of menstruation। प्यारे बच्चों मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? एंडोमेट्रियम की वो जो लाइनिंग की डेवलपमेंट हुई है, थिकनिंग हुई है, तो प्यारे बच्चों ब्लड वेसल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, वेलवेटी हो गई, थिक। ये जो मेंटेनेंस है ये किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन की वजह से। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर लो हो जाए तो एंडोमेट्रियम पे वो जो स्पॉटिव इफेक्ट था वो नहीं रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगी? मेंस्ट्रुएशन। तो आप प्रोजेस्टेरोन को निकाल दीजिए तो स्पॉटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। यानी आंसर इज डेल्टा प्रोजेस्टेरोन। एमसीक्यू नंबर 5 द ओव्यूलेशन अकर्स आफ्टर डे डैश इन एवरेज ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर एवरेज ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कीजिए तो हम 28 डेज के साथ एसोसिएट कर रहे होते। तो प्यारे बच्चों ये 14th डे इज डे ऑफ ओव्यूलेशन। यानी किस डे पर ओव्यूलेशन होगी? 14th डे पे। तो आफ्टर डे 13th डे के बाद जो डे आएगा 14th होगा। तो प्यारे बच्चों आंसर इज चार्ली, 13th डे के बाद ओव्यूलेशन हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरीज एंड एक्ट्स ऑन एंडोमेट्रियम। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कीजिए या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात कीजिए तो ये तो दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी से आते और ओवरीज पे एक्ट कर रहे, इन्हें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स बोलते। तो प्यारे बच्चों जो ओवरीज से आता है वो कौन है? एस्ट्रोजन। राइपनिंग फोलिकल से ओवरीज का पार्ट है ना, तो आंसर इज चार्ली, एस्ट्रोजन आता है और प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम पर एक्ट करेगा तो प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगी, थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी, वेस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 7 इज इट इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज।
यानी हमने वो बतानी है जो वायरल ना हो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो हो सकती है लेकिन वायरल नहीं होगी। जेनिटल हर्पीज की बात की जाए तो आपको मालूम हर्पिस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस की वजह से है। हेपेटाइटिस सी आपको मालूम, हेपेटाइटिस बी की बात कीजिए या हेपेटाइटिस सी की बात कीजिए, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। तो प्यारे बच्चों हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है। गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। और एड्स आपको मालूम HIV वायरस की वजह से। तो आंसर इज चार्ली, गोनोरिया ये बैक्टीरियल होती है। MCQ नंबर 8 इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर दस रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो प्यारे बच्चों ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte की रिलीज होती है। इसकी वजह क्या है? आपको मालूम कि सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 पे जाकर स्टॉप हो जाएगा। और प्यारे बच्चों मेटाफेज 2 की कंटिन्यूएशन के लिए स्पर्म रिक्वायर होता है, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर होती है। और फर्टिलाइजेशन कहां पर होती? हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में होती है। तो प्यारे बच्चों जो एग की फॉर्मेशन होगी बेसिकली वो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगी। तो चूंकि सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 पे जाकर स्टॉप हो जाएगा तो जो ओव्यूलेशन होगी वो किसकी? सेकेंडरी oocyte की होती है। तो आंसर इज चार्ली। MCQ नंबर 9 इज हार्मोन डिपेंडेंट थिक फंक्शनल लेयर ऑफ यूट्रस इज। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा? आप अपने मन से पूछिए, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQ। तो जब भी कोई स्टेटमेंट आती है सबसे पहले अपने दिल से पूछिए आंसर क्या। जो दिल आपका बता दे ऑप्शंस में देख लीजिए, अगर वो आंसर और ऑप्शन में शामिल है तो वही आंसर होता है। तो आंसर एंडोमेट्रियम होगा। आपको मालूम है कि एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पर एक्ट करता है, प्रोजेस्टेरोन का एक्शन एंडोमेट्रियम पर होता है और फिर वो थिक हो जाएगी, वेलवेटी हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी। अगर ये हार्मोन्स ना हो तो एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। तो प्यारे बच्चों जो हार्मोन डिपेंडेंट थिक फंक्शनल लेयर ऑफ यूट्रस है वो कौन सी है? एंडोमेट्रियम। आंसर इज चार्ली। MCQ नंबर 10 वायरल STD क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट मेनली रिजल्ट्स इन इम्यून डिसफंक्शन। अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक की बात कीजिए और फेडरल बायोलॉजी बुक की बात कीजिए तो उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में एड्स कॉमन है और आमतौर पर MCQ कॉमन करिकुलम में से आता है। तो प्यारे बच्चों एड्स के ऊपर आपने खास तौर पर फोकस रखना है। तो प्यारे बच्चों एड्स में इम्यून डिसफंक्शन होता है, इम्यूनिटी लॉस होती है। क्यों? चूंकि HIV का हेल्पर T लिम्फोसाइट पर अटैक होता है और पूरा इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो आंसर इज अल्फा। MCQ नंबर 11 causative agent of syphilis is identified as। तो प्यारे बच्चों सिफिलिस के हवाले से बात कीजिए तो स्पाइरोकीट बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्पाइरो तो स्पाइरल को कहते, हेलिकल को कहते, कीटी कीटा, सीटी सीटा हेयर को कहते। जैसे प्लांट्स के अंदर भी आप पढ़ते फुट सीटा कैप्सूल, तो वो हेयर की तरह का जो स्ट्रक्चर है उसे सीटा कहते, कीटी कीटा। तो चूंकि हेयर थिन और फ्लेक्सिबल होता है तो हम कहते हैं थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल बैक्टीरिया, वो स्पाइरोकीट। तो सिफिलिस कॉजिंग बैक्टीरिया इज स्पाइरोकीट। तो प्यारे बच्चों आंसर इज डेल्टा। अब वो जो साइंटिफिक नेम है सिफिलिस कॉजिंग एजेंट का, अब वो बता दीजिए कौन है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। MCQ नंबर 12 स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी इज आर। तो प्यारे बच्चों हम लोग बोलते एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होगा तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी की स्टिमुलेशन है, फिर वहां से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। यानी डिक्रीज इन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
इंक्रीज इन एस्ट्रोजन। ये दोनों स्टिमुलस हैं, तो आंसर इज चार्ली, बोथ अल्फा एंड बीटा। एमसीक्यू नंबर 13, रप्चर्ड फॉलिकल सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ डैश हार्मोन। आप बताइए, रप्चर्ड फॉलिकल्स का एक और नाम भी है, क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन आता है? प्रोजेस्टेरोन आता है, तो आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 14, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ that is not essential for the survival of an individual, तो आंसर इज बीटा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? हम कहते इट इज अ मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन एंड मेंटेन्स अ स्पीशीज एज वेल एज अ पॉपुलेशन। प्यारे बच्चों, एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल की लाइफ 70 ईयर्स है तो रिप्रोडक्शन हो ना हो उसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो 70 ईयर्स ही रहेगी। लेकिन अगर आप एक्सक्रीशन की बात कीजिए, एक्सक्रीशन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होंगी तो मर जाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, पॉपुलेशन की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर एक पॉपुलेशन है और लाहौर वाले आज ये फैसला करें कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो बिलफर्ज गलत। जो बच्चे की आज बर्थ हो रही, मैक्सिमम इसकी एज कितनी होगी? 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, चलें आप 200 साल कह लें। 200 साल के बाद एक भी लाहौरी आपको नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वरना तो लाहौर वालों ने क़यामत तक होना है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो ये पॉपुलेशन सरवाइव नहीं करेगी। 200 साल के बाद एक भी लाहौरी आपको नहीं मिलेगा। फिर ऐसी प्यारे बच्चों, स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। जैसे होमोसेपियंस यानी ह्यूमन की बात कीजिए, आज सारे जहान में ह्यूमन ये फैसला करें कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो 200 साल के बाद आपको एक भी होमोसेपियंस नहीं मिलेगा। तो इससे यह साबित होता है कि रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं, बल्कि एक पॉपुलेशन और एक स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन लाजमी है। MCQ नंबर 15, प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन विद इन ओवरीज इज अकम्प्लिश्ड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फिर देखिए, प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन विद इन ओवरीज इज अकम्प्लिश्ड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन है ये कहां से होती है? ये रप्चर्ड फॉलिकल से होती है। और रप्चर्ड फॉलिकल्स को कुछ और भी कहते, उसको कॉर्पस ल्यूटियम भी बोलते। कॉर्पस बॉडी को कहते, ल्यूटियम येलो को कहते। येलो बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम या रप्चर्ड फॉलिकल्स बोल दीजिए। आंसर इज चार्ली। MCQ नंबर 16, द लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज शेड विद ईच रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो वो एंडोमेट्रियम है। आपको मालूम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है, वेलवेटी होना शुरू हो जाएगी और वेस्कुलराइजेशन होना शुरू होती है, और प्रोजेस्टेरोन की कमी होना शुरू हो जाए तो फिर इसी लेयर की शेडिंग होना शुरू हो जाएगी। फिर सेलुलर डेब्रिस की सूरत में, मेंस्ट्रुअल फ्लो की सूरत में वेजाइना के थ्रू बॉडी से फ्लो हो जाएगा इसका। तो वो जो शेड होती है पीरियोडिक एक्टिविटी में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में, वो एंडोमेट्रियम। आंसर देखिए, कंप्यूटर आंसर क्या कहता है? आंसर इज चार्ली, एंडोमेट्रियम। MCQ नंबर 17, मेजर हार्मोनल चेंज एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन, यानी जब ओव्यूलेशन होती है तो सबसे ज्यादा हार्मोन कौन सा होगा? हम बोलते हैं जी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ओव्यूलेशन कॉजिंग हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बकिया ऑप्शंस को देख लीजिए। पीक लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नहीं, ऐसे तो नहीं होता, बल्कि एस्ट्रोजन के लेवल के इंक्रीज होने से
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, पीक नहीं होती। फिर पीक लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, नहीं अभी तो प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाइए पीक लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये बात ठीक है क्योंकि ओव्यूलेशन इज बिकॉज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की पीक आएगी तो ओव्यूलेशन होती है। पीक लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये तो बर्थ हार्मोन है, अभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही, तो आंसर इज चार्ली, पीक लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एमसीक्यू नंबर 18, मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन in human females exist usually during dash of reproductive cycle, यानी डेज की स्पेसिफिकेशन है। प्यारे बच्चों, वैसे तो हम लोग कहते कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है, तो ये एग कुछ देर के लिए यानी 12 to 24 आवर्स इसका सर्वाइवल रेट है, लाइफ स्पैन है एग का। फिर स्पर्म के हवाले से बात कीजिए तो ओव्यूलेशन के बाद भी अगर एक दिन के लिए एग रहे तो फर्टिलाइजेशन तो हो सकती है। तो हम 14th डे से ऑनवर्ड बता देंगे, तो गिवन ऑप्शंस में से जो बेहतरीन ऑप्शन है वो बीटा, यानी 14th टू 16th डे तक ये ओव्यूलेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, मैक्सिमम चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन डेज के अंदर होता है, आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 19, इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 45 डेज व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल डे ऑफ ओव्यूलेशन। आप बताइए कि ओव्यूलेशन किस वक्त होती है, किस फेज से पहले? तो हम लोग बोलते हैं कि ल्यूटियल फेज से पहले ओव्यूलेशन होती है, या आप बोल दीजिए कि सिक्रीटरी फेज से पहले ओव्यूलेशन होती है। प्यारे बच्चों, सिक्रीटरी फेज की बात कीजिए या ल्यूटियल फेज की बात कीजिए, इससे पहले ओव्यूलेशन होती है। तो इन ये जो सिक्रीटरी फेज है इसके जो डेज होते हैं वो कितने हैं? वो 14 डेज हैं। तो साइकिल कुछ भी हो, आप इन 14 डेज को माइनस कर दीजिए इससे पहले वाला डे, यानी डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा। जैसे सवाल पूछा गया कि 45 डेज की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपने क्या करना? आपने सिक्रीटरी फेज के डेज को माइनस करना। कितने हैं? 14 है। तो इन डेज को माइनस करेंगे तो इससे पहले वाला डे आ जाएगा, यानी डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा। 45 में से जब 14 को माइनस कर देंगे तो जो डे आएगा वो कौन सा होगा? 31st होगा। तो 31st डे पे ओव्यूलेशन होगी, आंसर इज चार्ली। इन डेज के हवाले से वेरिएशन हो सकती है, आपने बस ये याद रखना जो सिक्रीटरी फेज है उसके डेज कांस्टेंट हैं, और वो कितने? वो 14 डेज हैं। भाई कितने भी दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, आप उन 14 डेज को माइनस कर दीजिए, उससे पहले वाला डे यानी डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 20, एंडोमेट्रियम शोज मैक्सिमम थिकनेस ड्यूरिंग। तो आपको मालूम है जब सिक्रीटरी फेज होगी, जब ल्यूटियल फेज होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करती है जो एंडोमेट्रियम पर जाकर एक्ट करेगा और मैक्सिमम थिकनिंग हो जाएगी। आंसर देखिए क्या? चार्ली, सिक्रीटरी फेज। और जब सिक्रीटरी फेज होती है तो उस वक्त ओवरी में कौन सी फेज होती है? ल्यूटियल फेज होती है। एमसीक्यू नंबर 21, what will be the effect on the duration of menstrual cycle if one of the ovaries is removed? तो प्यारे बच्चों, कोई इफेक्ट नहीं होगा, वैसी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता रहेगा। एक ओवरी के अंदर जो बेइंतहा फोलिकल्स मौजूद हैं उनकी एक्टिवेशन होती रहेगी। तो आंसर इज डेल्टा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिमेन्स अनअफेक्टेड। एमसीक्यू नंबर 22, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। डेज के अंदर हल्की सी वेरिएशन है, लेकिन अगर आप एवरेज की बात कीजिए तो 28 डेज की यह साइक्लिक एक्टिविटी होती है। आंसर इज अल्फा। 23rd, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ। तो प्यारे बच्चों, नेम से इंडिकेट होता है कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जाकर फोलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो फोलिकल से एक हार्मोन आता है, उसे क्या कहते? उसे एस्ट्रोजन कहते हैं। तो आंसर इज
चार्ली। एमसीक्यू नंबर 24, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, ये कुछ देर पहले भी बताया। आप देखिए इस रिप्रोडक्शन में से दो ही तो टॉपिक हैं, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इन दो टॉपिक्स में से ही एमसीक्यूज के हवाले से जिस कदर डाइवर्सिटी हो सकती थी वो आपके सामने रख दी है। तो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, आपको मालूम ट्रिपोनिमा पैलिडम, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपका मन आपका दिल आपको यही बता रहा होगा। आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 25, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व्स चेंजेस इन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 साइकिल्स होती हैं, यानी 2 जगहों पर पीरियोडिक रेपिटेशन ऑफ इवेंट्स होती हैं, एक इधर यूट्रस में और दूसरी ओवरीज के अंदर। तो प्यारे बच्चों ओवरी और एंडोमेट्रियम के हवाले से बात कीजिए तो मैक्सिमम वेरिएशन आपको यहां पर मिलती है। तो आंसर इज डेल्टा, चूंकि 2 जगहों पर साइक्लिक एक्टिविटीज हो रही। एमसीक्यू नंबर 26, इन विच फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। भाई एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होनी है तो मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम रिक्वायर है कि वो मैक्सिमम थिक हो जाए, वेलवेटी हो जाए और मैक्सिमम वेस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाए। और प्यारे बच्चों वो किस फेज में होती है, वो सिक्रीटरी फेज में होती है। और इसके पैरेलल जो फेज होती है वो कौन सी, ल्यूटियल फेज होती है। तो या तो सिक्रीटरी ऑप्शन में होगा या ल्यूटियल फेज आंसर में होगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, आंसर इज सिक्रीटरी फेज। इसके पैरेलल कौन सी फेज होती है, ल्यूटियल फेज होती है। एमसीक्यू नंबर 27, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम इज बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर कम होगा तो एंडोमेट्रियम की डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आंसर इज बीटा, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। चूंकि प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को सपोर्ट कर रहा, ये नहीं होगा तो फिर सपोर्ट नहीं होगी, फिर एंडोमेट्रियम की डीजेनरेशन होना शुरू हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 28, फोलिकल सेल्स आफ्टर ओव्यूलेशन आर मॉडिफाइड टू फॉर्म, वो जो बॉडी बनती है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते। कॉर्पस की एटमोलॉजी ही बॉडी है और ल्यूटियम येलो को कहते। चूंकि येलो कलर की बॉडी इसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते, यानी रप्चर्ड फोलिकल्स को कॉर्पस ल्यूटियम भी बोलते। आंसर देख लीजिए, आंसर इज डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 29, डिक्रीज इन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंक्रीज इन एस्ट्रोजन रिजल्ट्स इन स्टिमुलेशन ऑफ। तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन बता रही कि अब ओव्यूलेशन होनी है, अब ओव्यूलेटरी फेज होगी तो ओव्यूलेशन कॉजिंग हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहां से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो जब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल लो हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन होगी और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा। तो आंसर इज बीटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एमसीक्यू नंबर 30, ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फोलिकल्स इज स्टिमुलेटेड बाय। भाई जो फोलिकल को स्टिमुलेट करेगा वही तो डेवलपमेंट कॉज कर रहा, और वो कौन सा हार्मोन, वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आंसर देख लीजिए, आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 31, ड्यूरिंग द डैश फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस रीबिल्ड्स, यानी मेंस्ट्रुएशन के बाद जब रीबिल्डिंग होती है तो आपको मालूम कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज फर्स्ट डे ऑफ फोलिकुलर फेज। तो फोलिकुलर फेज जब होगी तो एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा, तो मेंस्ट्रुएशन के बाद एस्ट्रोजन ही रीबिल्ड करेगा। आंसर देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों उस वक्त कौन सी फेज होती है, हम कहते हैं जब प्रोलिफरेटिव फेज हो रही होती है, फिर फोलिकुलर फेज। तो देख लीजिए आंसर, आंसर इज बीटा, प्रोलिफरेटिव फेज। ये प्रोलिफरेटिव फेज तो यूट्रस में होती है, उस वक्त ओवरी में कौन सी फेज हो रही होगी, तो याद रखिए उस वक्त ओवरी में फोलिकुलर फेज होती है। तो या तो प्रोलिफरेटिव हो ऑप्शन में या
फोलिकुलर फेज हो, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक होंगी, चूंकि पैरेलल हो रही होती हैं, एक ही वक्त के अंदर हो रही होती हैं। आंसर इज बीटा 32। What area experiences the greatest changes in a menstrual cycle? तो प्यारे बच्चों, या तो ओवरीज के हवाले से बात करेंगे या यूट्रस की, एंडोमेट्रियम की बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 साइकिल्स हैं, 2 जगहों पर साइक्लिक एक्टिविटी होती है, एक ओवरी में, दूसरी यूट्रस में, फिर एंडोमेट्रियम के साथ एसोसिएट कर देंगे। इन दोनों में से कोई ऑप्शन है तो वो आंसर होगा, तो आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 33, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय, तो आंसर इज पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स। नेम से इंडिकेट होता है कि पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स आएंगे, गोनेड्स को ट्रोपोस करेंगे, गोनेड्स को स्टिमुलेट करेंगे, इसीलिए तो कहते हैं पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स। आप बता दीजिए वो कौन कौन से। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से आता है, गोनेड पे एक्ट कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से आता है, गोनेड पर एक्ट कर रहा है। तो इसकी सुपरविजन के अंदर ही ये साइक्लिक एक्टिविटी होती है। आप बताइए एस्ट्रोजन, क्या ये पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन है? नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोजन पिट्यूटरी से तो नहीं आ रहा, ये गोनेड से आता है और फिर जाके एंडोमेट्रियम पर एक्ट करता है। 34, which one is the correct sequence of layers around the mammalian egg from outside to inside? outermost layer कौन सी थी? कोरोना रेडिएटा। कोरोना क्राउन को कहते ताज को, ऐसे महसूस होता है ताज पहना। रेडिएटा रेडिएशन से है कि रेडिएशन से निकल रही हो जैसे। फिर उसके बाद जोना पेलुसिडा आता है। पेलुसिडा की एटमोलॉजी है ट्रांसलूसेंट, यानी जो कुछ लाइट को पास थ्रू होने दे, कुछ को ना होने दे। फिर इनर मोस्ट की बात कीजिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो आंसर इज बीटा कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होती है। एमसीक्यू नंबर 35, द फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, तो प्यारे बच्चों पहले हाफ में जो एक्टिविटीज होती हैं उनको एक नाम दिया, नाम बताइए क्या? यानी वो फोलिकुलर फेज है। 13th डे तक फोलिकुलर फेज होती है, 14th डे पे फिर ओव्यूलेशन। तो तकरीबन ये जो हाफ बनता है ये कौन सी फेज है? ये फर्स्ट हाफ है और इसे आप कह दीजिए क्या? फोलिकुलर फेज। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इज चार्ली प्रोलिफेरेटिव फेज। आपको मालूम जब फोलिकुलर फेज होती है उसके पैरेलल में उसी वक्त कौन सी फेज होती है? प्रोलिफेरेटिव फेज। तो या तो ऑप्शन में फोलिकुलर फेज हो या प्रोलिफेरेटिव फेज हो, एक ही बात है। फिर ऐसे ही जब ल्यूटियल फेज होती है तो उसके पैरेलल कौन सी फेज होती है? बताइए। सिक्रेटरी फेज होती है। एमसीक्यू नंबर 36, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू, प्यारे बच्चों मेंस्ट्रुएशन की वजह क्या है? अगर एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस नहीं हो पाती है तो एंडोमेट्रियम की डीजेनरेशन होना शुरू हो जाएगी। एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस प्रोजेस्टेरोन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम की डीजेनरेशन हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। तो यानी प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम होना है। आंसर इज चार्ली, यानी फॉल इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एमसीक्यू नंबर 37, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप देख लीजिए सबसे पहले आपको फोलिकुलर फेज मिलेगी, उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज है, उसके बाद ल्यूटियल फेज है और उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज होती है। तो सीक्वेंस देख लीजिए, चार्ली इज द आंसर, फोलिकुलर फेज है, फिर ओव्यूलेटरी फेज है, फिर ल्यूटियल और लास्ट में मेंस्ट्रुअल फेज होती है। एमसीक्यू नंबर 38, एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड फ्रॉम डैश अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ डैश। एस्ट्रोजन कहां से आता है? प्राइमरी फोलिकल से, राइपनिंग फोलिकल से। और प्यारे बच्चों एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट कौन करेगा? सिक्रीशन को, तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड फ्रॉम प्राइमरी फोलिकल्स, या बोल दीजिए क्या?
राइपनिंग फोलिकल्स, और ये किधर है? ओवरी के अंदर, और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा। आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 39, विच हार्मोन इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज? प्रोलिफरेटिव फेज के पैरेलल में कौन सी फेज होती है? फोलिकुलर फेज। तो फोलिकुलर फेज में फोलिकल से एस्ट्रोजन आता है जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कर रहा, लेकिन ल्यूटियल फेज के हवाले से पूछ ले तो फिर प्रोजेस्टेरोन का जिक्र करेंगे। लेकिन चूंकि अभी ऑप्शन में प्रोलिफरेटिव फेज है तो आंसर एस्ट्रोजन होगा। आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 40, along the reproductive organs, skin, joints and CNS are also affected in, तो प्यारे बच्चों ये सिफिलिस है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये बहुत तबाही करता है, ये इतने ज्यादा ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 41, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज कंट्रोल्ड बाय, तो प्यारे बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन क्यों होती है? जब ओव्यूलेशन होती है, यानी एग आ गया सेकेंडरी oocyte की सूरत में, और फिर साथ में वो फोलिकुलर सेल्स चेंज हो जाएंगे किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन कौन कर रहा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेंटेनेंस कौन कर रहा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आंसर इज अल्फा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एमसीक्यू नंबर 42, which of the following hormone levels will cause release of ovum from Graafian follicles? Graafian follicles में से जो हार्मोन आता है वो कौन सा? एस्ट्रोजन आता है। स्टिमुलेट कौन करेगा? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्राफियन हार्मोन, ग्राफियन फोलिकल्स जब रप्चर हो जाएंगे, वो रप्चर्ड फोलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम, वहां से प्रोजेस्टेरोन आता है, लेकिन अभी ये अपने आप को मेंटेन कर रहा। ग्राफियन फोलिकल्स में से एस्ट्रोजन आता है, और प्यारे बच्चों एस्ट्रोजन को कौन स्टिमुलेट करता? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो प्यारे बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम? तो ओव्यूलेशन कॉजिंग हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एमसीक्यू नंबर 43, नो न्यू फोलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, जाहिर बात है कि जब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ल्यूटियल फेज में जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है इसका नेगेटिव फीडबैक है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं आएगा, तो फर्दर ओव्यूलेशन नहीं होगी। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि प्रोजेस्टेरोन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, कि जब प्रोजेस्टेरोन की इंटेक करेंगे प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं आएगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी। आंसर इज अल्फा, कि जब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम होता है, किस फेज में? ल्यूटियल फेज में, सिक्रीटरी फेज में। कम कौन कर रहा? प्रोजेस्टेरोन। एमसीक्यू नंबर 44, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, बेटे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता क्या है? ये बेसिकली एंडोमेट्रियम का डीजेनरेटेड पार्ट होता है, सेलुलर डेब्रिस होता है, और डिटैच्ड पार्ट्स ऑफ एंडोमेट्रियम होते हैं, और एंडोमेट्रियम की को जो सपोर्ट करता है वो प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। आंसर इज चार्ली। MCQ number 45, in the human female menstruation can be postponed by the administration of, एक ही बात है कि अगर प्रोजेस्टेरोन की मेंटेनेंस हो पाएगी तो एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस हो पाएगी, तो प्रोजेस्टेरोन के साथ एसोसिएट कर देंगे। आंसर इज बीटा, प्रोजेस्टेरोन ओनली। एमसीक्यू नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर? क्या मीनोपॉज स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, वो तो 50 इयर्स में जाकर होती है। कॉर्पस ल्यूटियम की डीजेनरेशन होना शुरू हो जाएगी। जी ये ठीक है कि कॉर्पस ल्यूटियम की डीजेनरेशन होगी, मजीद प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन इज
इंक्रीज्ड नहीं, वो तो बेटे कम है, वो कम रहेगी। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो आंसर इज बीटा, कॉर्पस ल्यूटियम डी generates. MCQ number 47, which of the following hormone suppresses ovulation? तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा। जब प्रेगनेंसी होती है तो हम कहते हैं हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। तो फिर मजीद फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं आता है, इसीलिए तो कहते कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 48, follicle stimulating hormone stimulates the production of estrogen hormone which has two targets. एस्ट्रोजन एक तो जाकर एक्ट करेगा यूट्रस पे, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होगी, और दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा कि मजीद फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना आए और मजीद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आना शुरू हो जाए। एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी इसका टारगेट, दूसरा कौन है? एंडोमेट्रियम, यूट्रस की बात करेंगे। आंसर इज सार्ली, यूट्रस एंड anterior pituitary. MCQ number 49, in which phase of human female menstrual cycle endometrium prepares for the implantation of embryo? तो प्यारे बच्चों, एंडोमेट्रियम की सबसे ज्यादा थिकनिंग सिक्रीटरी फेज के अंदर होती है, और सिक्रीटरी फेज के पैरेलल में ल्यूटियल फेज होती है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो वो आंसर होगा, क्योंकि मैक्सिमम थिकनिंग इस फेज में होगी। इसी फेज में एंडोमेट्रियम सबसे ज्यादा वेलवेटी होना शुरू हो जाएगी, सबसे ज्यादा वेस्कुलराइज फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाएगी, वेस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। तो आंसर इज या तो सिक्रीटरी फेज हो ऑप्शन में या ल्यूटियल, क्योंकि ये पैरेलल हो रही होती हैं। तो आंसर इज सार्ली, सिक्रीटरी फेज। एमसीक्यू नंबर 50, ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फोलिकल्स इज स्टिमुलेटेड बाय। तो प्यारे बच्चों, जो हार्मोन आकर फोलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा वो कौन? नेम से इंडिकेट होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फोलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, फोलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। आंसर देख लीजिए, आंसर इज बीटा। एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, पढ़ लीजिएगा, ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया।